जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आज के संवाद कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हर शनिवार की शाम 7 बजे की तरह मैं आज फिर से आप लोगों के बीच संवाद कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूँ। आज का इस संवाद कार्यक्रम को मैं अपने रायगढ़ से 18 किलोमीटर दूर स्थित मेरे गांव से इस संवाद कार्यक्रम को आयोजित कर रहा हूं और इस पे हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। एक जो मैंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जो युवाओं के संबंध में है, उस चिट्ठी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि बार बार आरोप लगाया जाता है कि एयर इंडिया को बेच दिया, क्यों बेच दिया, उसके बाप दादा ने लाया था क्या, इस तरह के भी गलत कमेंट कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा भी प्रधानमंत्री जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में किए गए। जबकि मैं तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ स्पष्ट करूंगा कि राष्ट्रहित के लिए एयर इंडिया को बेचना कितना जरूरी था और कांग्रेस की क्या क्या भूमिका रही है एयर इंडिया के संबंध में और भाजपा की क्या भूमिका रही है, उसको भी मैं स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले हम लोग चिट्ठी पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक नई योजना चालू की है, राजीव युवा मितान के नाम से। आप सब लोगों को पता होगा, मैंने अखबारों में पढ़ा कि 13,269 क्लब का गठन, क्लब के नाम पर गठन करके 1-1 लाख रुपया 1-1 साल में इन क्लब के माध्यम से सरकारी पैसा को बांटा जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ के हर युवा भाई बहन सब लोग भली भांति समझ रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि जो चंदा चकारी करने वाले जितने असामाजिक तत्व रहते हैं, उस तरह के लोगों को सरकारी पैसे से लाभ पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र करके आप यह योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका राजनीतिक उपयोग किया जा सके। यह आपकी एक साजिश है। हमारे छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद युवा भाई बहनों को इससे कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को सही मायने में लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो सही मायने में अगर आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं, आपकी सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है, तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि घोषणा पत्र में आपने खुद लिखा हुआ है कि 10 लाख युवाओं को 2500 रुपया प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो आप तत्काल देना चालू कर दीजिए। ये क्लब के नाम पे गलत लोगों को पैसा बांटने के बजाय, राजनीतिक उपयोग करने के लिए पैसा बांटने के बजाय 10 लाख युवाओं को 2500 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए। पीएससी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन सड़कों पे उतरे हुए हैं, उसमें रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। आंसर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, वीडियोग्राफी की जाए, ऐसे 10 मांगे हैं। उन 10 मांगों को तत्काल पूरा कर दीजिए। तीसरा बिंदु मैं रखना चाहूंगा कि व्यापम आज छत्तीसगढ़ में गुमशुदा हो गया है, उस व्यापम की गुमशुदगी को आप समाप्त कर दीजिए। चौथा बिंदु मैं रखना चाहूंगा कि जो चयनित बेरोजगार साथी थे शिक्षक भर्ती के, 14,500 लोगों के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसमें से उनके द्वारा सड़क की तमाम लड़ाई लड़ने के बावजूद करीब 8,000 युवा साथियों को बस्तर और सरगुजा संभाग में नियुक्ति नहीं मिल पाई है, उनको तत्काल नियुक्ति दे दीजिए। इसके अलावा जो भर्तियां अटकी पड़ी हैं, एसआई की भर्ती है, रेंजर की भर्ती है, सहायक मानचित्रकार की भर्ती है, ऐसी अनेकों भर्तियां अटकी पड़ी हैं, उन भर्तियों को तत्काल पूरा करा दीजिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह संविदा और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण का आपने लिखित वादा किया हुआ है, लिखित रूप से दिया हुआ है, घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे संविदा और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आज 3 साल होने को है, उनका नियमितीकरण कर दीजिए, ये हित का काम कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीएससीबी के जो संविदा कर्मचारी हैं, वो बूढ़ा तालाब में एक दिन में 2500 युवा साथी अपना मुंडन कराते हैं ताकि सरकार के कानों तक आवाज पहुंच सके। इस तरह की स्थिति का सामना संविदा कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। विद्या मितान हो, अन्य प्रकार के संविदा कर्मचारी हो, अनियमित कर्मचारी हो, सब परेशान है। आपने खुद लिखित में वादा किया था, इसलिए ये मांग कर रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में लिखा है, इसलिए ये मांग कर रहे हैं, तो इनका आप नियमितीकरण कर दीजिए। इसके अलावा मैं रखना चाहूंगा कि कोरोना के जो हमारे कोरोना वॉरियर थे,
उन लोगों ने अपने मौत को गले लगाने के लिए भी, सर पे कफन बांधकर भी इस तरह की स्थिति का, चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने की भावना के साथ कोरोना काल में काम किया था। आज उनको आप खदेड़ रहे हैं। इनके बारे में सोच लीजिए। इस तरह के युवाओं के हित के बारे में आप काम करिए, बजाय कि राजीव और मितान के नाम से 13,269 क्लब बनाकर प्रत्येक वर्ष इनको 1-1 लाख रुपया आप सरकारी पैसा को बांटने की, राजनीतिक दुरुपयोग करने की, मनसा से बांटने की जो आप साजिश रच रहे हैं, जो चंदा चकारी करने वाले असामाजिक तत्वों को आप चुनावी लाभ के लिए पैसा देना चाहते हैं, उसके बजाय युवाओं के हित के ये काम कर दीजिए। जो पैसा है सरकार का, वो हम सबके टैक्स का ही पैसा है, आपके घर का पैसा नहीं है, वो जनता का ही पैसा है। उसको सही चीजों में यूज करिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। और इसीलिए मैंने आपको एक चिट्ठी, एक पाती, एक लेटर आपको लिखा हुआ है, और ये आप पूरा करें। युवाओं के हित में मैं ये बात रखना चाहता हूं। दूसरा, जो आप यहाँ पे जो पूरे कांग्रेस के द्वारा हर जगह ये बात उठाई जाती है कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, इस तरह से हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का दुष्प्रयास किया जाता है। अभी एयर इंडिया का विनिवेश की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, इसमें भी ये बोलेंगे बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तो अमर्यादित भाषा का भी उपयोग किया था कि आपके बाप दादा उसको कमाए थे जो बेच दिया। दोस्तों, इस मामले में आर्थिक विषय है, इसको तथ्यों की दृष्टि से, पूरे आंकड़ों की दृष्टि से, उसके लाभ कितने हैं, हानि कितने हैं, इन सब दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनका एनालिसिस करना चाहिए। एयर इंडिया हो, अशोका होटल हो, पहले नेहरू जी के समय में सारी चीजों को सरकारी रूप से चलाया जाएगा, इस तरह की आर्थिक नीतियां लागू की गई। पूरी तरह से सोवियत रूस से नेहरू जी की नीतियां प्रभावित रहती थी, और उनकी जो समाजवादी नीतियां थी, या जो हर चीज को सरकार चलाएगी, इस प्रकार की जो नीतियां रहती थी, उस हिसाब से वो हर चीज को संचालित करते गए। और हम सब ने देखा कि दुनिया में सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था का क्या हश्र हुआ, इस बात को हम सब ने देखा। 1991 में रूस पूरी तरह से बिखर गया, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, देश ही बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गया। पहले अर्थव्यवस्था चरमराई, उसके बाद देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया 1991 में। इस तरह से दुनिया में कोई भी देश जो सरकारी तौर पर चलाने की कोशिश किए, लगभग सारे देश पूरी तरह से फेल हुए। हम भारत के संदर्भ में भी बात करें कि हर चीज को सरकार चलाएगी, लाइसेंस रहेगा हर चीज के लिए, कोटा परमिट राज चलेगा हर चीज के लिए, इस तरह की जो आर्थिक नीतियां थी, उन सारी आर्थिक नीतियों को आर्थिक रूप से पूरी तरह से वो फेल हो गई। और हमने 1991 में देखा कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का कोई भंडार ही नहीं बचा था आयात करने के लिए। जो बहुमूल्य अनिवार्य चीजें होती हैं, जैसे हम ऑयल को आयात करते हैं, उन सब चीजों के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज करने की क्षमता हमारी नहीं थी। विदेशी मुद्रा का भंडार पूरी तरह से खत्म हो गया था। पूरा देश जानता है कि 1991 में कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण विदेशों में रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये इस तरह की जो आर्थिक नीतियां थी वो पूरी तरह से फेल हुई, उसी का परिणाम था। अब मैं सामान्य तौर पे बात रखना चाहता हूं कि जैसे अशोका होटल है, अशोका होटल को दिल्ली में सरकार चलाती है, और अफसरों के लिए, बड़े राजनेताओं के लिए अशोका होटल चलता रहता है। इस तरह की स्थिति कि अशोका होटल में, और अशोका होटल घाटे में जाती रहती है, या दिल्ली का जो जिम खाना है उसमें शराब परोसे जाते हैं। जो जिम खाना स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए बनाया गया, उसमें शराब परोसे जाते हैं, टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जाता रहा दशकों तक आजादी के बाद। तो इस तरह से होटल चलाना या कोई चीज, इस तरह की चीजें चलाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का फोकस एरिया है एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे, सड़क, बिजली, इन सब पे हमको फोकस करने की जरूरत है। लेकिन हम जबरदस्ती होटल चलाएं और वो घाटे में चले, और आपका और मेरे टैक्स का पैसा उसके घाटे को पाटने के लिए जाए, यह कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। एयर इंडिया के इतिहास पर मैं बात करना चाहूंगा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तमाम तरह के प्लेन पूरी दुनिया में खाली पड़े थे जो युद्ध लड़ने के लिए उपयोग हो रहे थे। तो इसलिए सब लोग उन यानों को, उन विमानों को ले लेकर के एयरलाइंस बहुत तेजी से चलाने लगे सब जगह।
तो बहुत तेजी से एयरलाइंस, अलग अलग प्रकार के एयरलाइंस पूरी दुनिया में चलने लगे, भारत में भी चलने लगे। आजादी के बाद नेहरू जी की जो सोच थी, मैं चलिए उस समय की जो उनकी सोच थी वो अपनी रही होगी, उसको बहुत ज्यादा अभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। उन्होंने देखा कि 1952 के बाद बहुत तेजी से एयरलाइंस संकट में आ रहे थे, तो उन्होंने, और जो रूस की नीतियों से वो प्रभावित थे, उसके कारण हर चीज उनको लगता था कि सरकार के माध्यम से ही चलाया जाना चाहिए। इसके कारण 1953 में एक एकीकरण का बिल लाए। 1952 में जब एयरलाइंस की हालत खराब हो गई तो 1953 में वो एकीकरण का बिल लाए, और जो देश की घरेलू सेवाएं थी विमान की, उसके लिए इंडियन एयरलाइंस, और जो अंतरराष्ट्रीय सेवाएं थी उसके लिए एयर इंडिया बनाई गई, और पूरी तरह से एयर सुविधाओं को, वायुयान सुविधाओं को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ये जब चलता रहा, पहले तो सरकार ही चलाती थी, जैसे भी चलते रहे, और फेयर भी उसी हिसाब से अपने मन मर्जी से डिसाइड करते थे। लेकिन जब नेहरू जी की रूस से प्रभावित जो नीतियां थी, जब वो पूरी तरह से फेल हो गई, और 1991 में जब जो सोना हमारे देश का गिरवी रखना पड़ा था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, और आज हम देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हाईएस्ट लेवल पे है, रिकॉर्ड स्तर पे है। तो जब इस तरह की स्थिति 1991 में जब आई और आर्थिक सुधारों का दौर चालू हुआ, देश में उदारीकरण का दौर चालू हुआ, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले, ये सब नरसिम्हा राव जी ने किया। और उनकी मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ कि नरसिम्हा राव जी ने सब अच्छे, उस समय बहुत अच्छे काम किए थे। ये अलग विषय कि नरसिम्हा राव जी के साथ कांग्रेस ने कैसा बर्ताव किया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो पार्थिव शरीर को कांग्रेस के भवन में भी सोनिया जी ने नहीं रखने दिया था, ये अलग विषय है। लेकिन आर्थिक नीतियों के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के मजबूत राजनीतिक इरादों की मैं तारीफ भी करना चाहूंगा। उन्होंने जब प्राइवेट सेक्टर को खोला और वायुयान प्राइवेट सेक्टर में भी जब चलने लगे, तब कंपटीशन हुआ रियल सेंस में, तब पता चला। और उसके बाद जो सरकार थी उस समय की 1996-97 में जब कंपटीशन बढ़ा, तब एक्चुअल में समझ में आया कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। और एयर इंडिया पहली बार एयर इंडिया 1997-98 में 180 करोड़ के घाटे पर आ गई, 180 करोड़ के घाटे पर आ गई। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं बन पाई थी, यह बात भी समझने योग्य है। वाजपेयी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि एयर इंडिया को बचाया जा सके, बेहतर किया जा सके, और स्थिति उस समय सुधरी भी। 2002-03 में जो एयर इंडिया 1997-98 में 180 करोड़ के घाटे पर थी, 2002-03 में 133 करोड़ के मुनाफे में आई वाजपेयी जी के समय में। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और हर चीज पे वो तो कुछ बोल नहीं पाते थे, और पीछे से सोनिया गांधी जी रिमोट के रूप में सरकार का संचालन करती थी, और किस किस तरह से किस किस क्षेत्र को लूटा गया, इसका पूरा उदाहरण है यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2002-03 में जो मुनाफे पे एयर इंडिया आ गई थी, वो यूपीए 2 के 2004 में आने के बाद 2006-07 में 450 करोड़ रुपए के घाटे पे चली गई। और मैं स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक तरीके से आरोप लगाना चाहूंगा कि उस समय यूपीए के समय में 2006-07 के समय में जरूरत से ज्यादा नए एयरलाइंस खरीदे गए, और जो प्रॉफिटेबल रूट थे उसमें एयर इंडिया की उड़ानों को बंद कर दिया गया और प्राइवेट उड़ान वहां पे चलने लगे। इस तरह के करतूत कांग्रेस ने किए यूपीए 1 के समय में ही। और 2002-03 में वाजपेयी जी जो मुनाफे पे एयर इंडिया को ले आए थे 133 करोड़ के मुनाफे पे, वो 2006-07 में 450 करोड़ के मुनाफे पे चली गई। और उसके बाद 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर भी कर दिया गया, और दोनों घाटे में चलती रही, और ऐसे जिस तरह से घाटे पे चली गई कि वो कभी वापस प्रॉफिट पे आ ही नहीं पाई। और आज की मैं स्थिति बताना चाहता हूं, हम सबको कान खोलकर सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बार बार नरेंद्र मोदी जी के लिए कहते रहते हैं कि बेच दिया, उनको भी सुनना चाहिए कि आज एयर इंडिया के लिए प्रतिदिन 20 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को भरना पड़ता है। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा आपके और मेरे टैक्स से जाता है। टैक्स केवल इनकम टैक्स नहीं होता जो ज्यादा पैसा ज्यादा आय वाले लोग देते हैं। टैक्स हम ब्रश खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, उन सब में भी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दिया जाता है।
आप गरीब से गरीब आदमी भी कई तरह के टैक्स देता है, और हर व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है उस टैक्स के पैसे से एयर इंडिया के संचालन के लिए प्रतिदिन 20 करोड़ का घाटा की भरपाई की जा रही है आज की हालात में। और प्रतिवर्ष का लगभग मैं कहना चाहूंगा कि 700 करोड़ से ऊपर का घाटा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर के बाद उठा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मेरे टैक्स के पैसे से एयर इंडिया के घाटे को भरना चाहिए? आज हम एयर इंडिया में जाते हैं तो वहां पे वो जो चलाते हैं, जो भी चलता है, उसके लिए हमारे टैक्स का पैसा जाना चाहिए। स्कूल बनने, अस्पताल बनने, सड़क बनने, बिजली लगने के लिए हमारे टैक्स का पैसा जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, जो बार बार आरोप लगाते हैं बेच दिया, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 20 करोड़ का घाटा, प्रतिदिन का घाटा हमारे टैक्स के पैसे से भरा जाना चाहिए? ये किसी भी भारतीय को, किसी भी छत्तीसगढ़िया भाई बहन को कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। और ये आर्थिक सच्चाई है, तथ्यात्मक सच्चाई है। और कांग्रेस के मित्रों को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं चुनौती देता हूं कि आकर डिबेट करें एयर इंडिया के विषय पर। आज इस तरह की स्थिति पूरे हर जगह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, बेच दिया कर। मैं फिर से पूछना चाहता हूं बेच दिया बोलने वालों को, क्या प्रतिदिन 20 करोड़ हम सबके टैक्स का पैसा भरा जाए उसको चलाने के लिए? सरकार का काम जबरदस्ती क्षेत्र में एयर इंडिया जहाज सरकार चलाए या ना चलाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा गलत चीज में खर्च नहीं होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सरकार का महत्वपूर्ण काम है कि स्कूल चलाए, अस्पताल चलाए, ये महत्वपूर्ण काम है, न कि जहाज चलाए। हमको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है, प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपटीशन क्रिएट करना है, और सस्ते से सस्ते रेट पे जो एयरलाइंस है, विमान सेवाएं चले। और जैसे ही आप देखते हैं कि 1991 के बाद जब प्राइवेट सेक्टर को खोला गया है, उसके बाद विमान की दरों में तेजी से कमी आई है कंपटीशन के कारण, और उसी के बाद एयर इंडिया की हालत होती गई है। विशेष करके मैंने कहा कि 2006-07 के दौरान यूपीए 1 के समय में इसमें भारी गिरावट देखी गई, जो 133 करोड़ का मुनाफे पे 2002-03 में वाजपेयी जी के समय में एयर इंडिया आ गया था। वही एयर इंडिया 2006-07 में 450 करोड़ के घाटे पर चला गया, और उसके बाद कभी प्रॉफिट पे नहीं आ पाया। और आज 20 करोड़ प्रतिदिन का घाटा एयर इंडिया का है, जिसको आपके मेरे टैक्स के पैसे से भरा जाता है। इसे कोई भी भारतीय, कोई भी छत्तीसगढ़िया भाई बहन कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मोदी जी ने इस बात को समझते हुए देश हित पे उन पे तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। उनको सारे राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ करके मोदी जी ने राष्ट्रहित में ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। इस तरह के फैसले के लिए मोदी जी को आने वाले दशकों में एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में याद किया जाएगा। आप लोग मेरी बात को याद रखिएगा, जो उन्होंने निर्णय लिया, राष्ट्रहित में लिया है, और इस चीज का बेहतर परिणाम हुआ। 20 करोड़ जो प्रतिदिन एयर इंडिया के घाटे को पाटने के लिए खर्च हो रहे थे, उस 20 करोड़ रुपए से अब स्कूल अस्पताल बनेंगे, ना कि उस घाटे को पाटने के लिए संचालित किया जाएगा। इसलिए राष्ट्रहित में यह निर्णय लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इन दोनों विषयों पर सुना। अगले शनिवार को हम लोग संवाद कार्यक्रम में फिर से शाम 7 बजे आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा, किसी महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय को लेकर के। आज हमने दोनों विषयों पर चर्चा की, आप लोग मुझसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।